हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व का महत्व। फिलिप्स कर्व एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस है एक तरह से, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि फिलिप्स कर्व फेल क्यों हो गया था, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन उसने दी, जिस तरह के रिलेशन की बात फिलिप्स कर्व में की गई, आखिर वो एक तरह से चैलेंज क्यों हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है। इम्पॉर्टेंस से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो इसके बारे में वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले ये जानें। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि फिलिप्स कर्व क्या है। ये एक इस तरीके से एक कर्व है जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम इन्फ्लेशन रेट को लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का एक कर्व होता है पीसी, जो एक मतलब नेगेटिव रिलेशन शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में। यू कैन से कि ये कहता है कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। आइदर देयर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी और देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। तो इसके बारे में ये बात करता है। ये तो है फिलिप्स कर्व की बात। अब बात क्या है कि कहाँ से देखिए, इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी रूट्स कहाँ से थी, कहाँ से आई, कहाँ से फिर इकोनॉमिक्स को ये लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है वो बताया गया है। तो इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं रूट्स, वो कहाँ थी, वो केन्जियन जर्नल थ्योरी, जो केन्स की बुक आई थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें ये कहा गया कि जो पॉलिसी मेकर्स थे इस थ्योरी के, इस बुक के पब्लिश होने के बाद, तो जो भी इकोनॉमिक्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ये मानना शुरू किया, क्योंकि उस समय में जो भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही थी, वो थी लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की प्रॉब्लम। सारी की सारी जो इकॉनमीज़ थी वो जो है डिप्रेशन से गुज़र रही थी जब केन्स की ये बुक आई। तो डिप्रेशन से गुज़र रही थी, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड थी। तो सबके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई थी कि अगर इकॉनमी को ग्रोथ करनी है तो एग्रीगेट डिमांड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ जो इकॉनमीज़ हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को एक टूल के रूप में यूज़ किया। केन्स ने ये भी कहा कि जो है अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी उस तरीके से नहीं है तो हमें फिस्कल पॉलिसी की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि केन्स ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को जो है एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। तो केन्स की इस थ्योरी ने कहीं ना कहीं जो है वो फिस्कल पॉलिसी को इम्पॉर्टेंस दी थी कि गवर्नमेंट को भी एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए, उसको टैक्स भी लगाने चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। इसके बारे में बात की। तो अब जो ये जो वो है, पॉलिसी मेकर्स ये मानने लगे कि अगर शॉर्ट रन के अंदर हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड को यूज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, स्टिमुलेट करना है, तो हमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का एक सही कॉम्बिनेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये लगाना पड़ेगा ताकि क्या हो कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इंक्रीज़ हो। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकें, इसको हम इंक्रीज़ कर सकें, और जो है इन्फ्लेशन को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। लेकिन होता क्या रहा कि इस दौरान में जब ये चीज़ें सब हुई कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए सभी अर्थशास्त्रियों ने बिलीव किया कि
अगर मंदी से बाहर निकलना है, अगर ग्रोथ करनी है, तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना होगा। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया गया? फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। जो थिंकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स केन्जियन थॉट्स के अंदर बिलीव करते थे, तो फिस्कल पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है जोर दिया गया। तो उसके लिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई। उससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन आई, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहाँ से क्या चीज़ आई फिर कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में क्या था, मंदी में क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट थी। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी। यही था फिलिप्स कर्व के अंदर। तो फिलिप्स कर्व इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था। तो अभी कहते हैं कि दूसरी तरफ अगर हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जाते हैं, अब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमने फिस्कल पॉलिसी लगाई, आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तो इन्फ्लेशन आई। अगर जो है पॉलिसी इस तरीके से लगाई कि अरे भाई इन्फ्लेशन हो गई है, तो अब हमें इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो इससे क्या होने लगा? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ करने लग गया। तो मतलब ट्रेड ऑफ था। अगर हम इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए जा रहे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए जा रहे थे तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब ये क्या कहने लगा कि अब भी कॉम्बिनेशन है। मतलब ये वो चीज़ होगी कि भाई हमें अगर एक को हम लेते हैं तो हमें दूसरे को भी एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकें, तो भाई हमें इन्फ्लेशन को भी स्वीकार करना पड़ेगा। या अगर हम चाहते हैं कि हम भाई इन्फ्लेशन ना आए इकॉनमी के अंदर, जो है मुद्रास्फीति ना हो, कीमतें ना बढ़े तेज़ी से, तो फिर हमें बेरोज़गारी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई अब इकॉनमीज़ को क्या करना था कि उनको अब ये चीज़ें रहेंगी तो साथ साथ ही इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहते हैं कि भाई अगर ये रहेगा तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये रहेगा। तो कहते हैं कि भाई इसका कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि एक इकॉनमी जो है वो ये डिसाइड करे, ये चूज़ करे कि उसे कितना लेवल ऑफ इन्फ्लेशन उसके लिए चल जाएगा, मतलब उसकी इकॉनमी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और कितना वो उसको रोज़गार चाहिए। ठीक है, मतलब एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर ले। जैसे अभी हमने बात की कि जो इन्फ्लेशन, जो फिलिप्स कर्व है, ठीक है, जो फिलिप्स कर्व है वो क्या है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्या हैं? कॉम्बिनेशंस हैं। फिलिप्स कर्व के ऊपर क्या है? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। किसके कॉम्बिनेशंस हैं? जैसे ये है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है, ठीक है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके ऊपर ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी। ठीक है, जिस पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इस पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इस पे इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो भाई एक इकॉनमी जो है वो सेलेक्ट कर ले कि उसकी इकॉनमी को कौन सा कॉम्बिनेशन सूट करता है। भाई ये वाला, या तो फिर क्या एक्सट्रीम, एक चीज़ एक्सट्रीम हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ये वाला भी एक्सट्रीम हो गया। तो मतलब इसके बीच सी का कोई ले ले। मान लीजिए वो चाहता है कि भाई सी ठीक है, थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा भाई हम इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी है हमारे पास और रोज़गार के साथ हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो अब इम्पॉर्टेंस क्या आई कि यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, इकोनॉमीज़ क्या कर सकती थी कि एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते थे। किसका? इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है भाई, ये तो है ही है कि एक को कम करेंगे दूसरी बढ़ेगी, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो भाई एक ठीक ठाक सा कॉम्बिनेशन इसका सेलेक्ट कर लें। भाई इसका कितना लेवल, भाई ये 4% तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं और ये हम 2% तक कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे। दिस इज़ फॉर जस्ट एग्जांपल कि हम कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लें। तो ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद इकॉनमी क्या कर सकती है, इस कॉम्बिनेशन को उसने ये सारी अपनी चीज़ें देख करके सेलेक्ट किया है कि ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए ठीक है। तो उसके बाद जो है इकॉनमी क्या कर सकती है
कि वो टूल सेट करे जिससे वो इस कॉम्बिनेशन को अचीव कर सके, जिससे उसकी इकॉनमी स्मूथ चलेगी, ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, ना ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो क्या कर सकते हैं भाई, एक प्रॉपर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या लगा सकती हैं, कॉम्बिनेशन लगा सकती हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस रही फिलिप्स कर्व की। ठीक है, थोड़ा सा हमें सोचने में ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, बट इट इज़ वेरी सिंपल कि ये कर्व क्या बताता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कम अगर करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को बर्दाश्त करना होगा, और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं यानी रोज़गार को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करना होगा। तो ये कर्व ये कहते हैं कि भाई हम अपना आइडियल जो एक इकॉनमी के लिए सही हो सकता है कि भाई इसमें हम ओके हैं, इट इज़ ओके, तो वो एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए फिर अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के जो भी टूल्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, चूज़ किया सकता है कि भाई हम इतनी तो मनी सप्लाई रखेंगे, इतना टैक्सेशन होगा, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सब चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल है एक इकॉनमी को क्या डिसाइड करने में कि वो किस तरह की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी किस हिसाब से लगाए। ठीक है, तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस हो गई। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले सेक्शन में, जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसको शायद फिलिप्स कर्व के फेलियर के रूप में ना पूछा जाए तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो फेलियर ऑफ फिलिप्स कर्व मतलब कब जो बात फिलिप्स ने कही, क्या कही फिलिप्स ने बात, कि एक ट्रेड ऑफ है किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या मिलता है, एक ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहा इन्होंने। तो इसके फेलियर का मतलब क्या है कि ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट ना करे। अगर ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स फेलियर है। ठीक है, तो वो फेलियर कब हुआ, वो फेलियर हुआ 1970 में, जब अमेरिका के अंदर देखने को मिली क्या, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, गतिरोध मुद्रास्फीति, इसे स्लम इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो अब ये थी क्या, ये एक नई फॉर्म थी इन्फ्लेशन की, लेकिन आखिर थी क्या ये क्या था कि अभी तक लोग ये मान रहे थे कि 1970 से पहले कि अगर इन्फ्लेशन है तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, ऐसा मान करके चल रहे थे। मतलब ये कहा जाता था कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ये होगा या ये होगा। यही तो हम अभी तक फिलिप्स कर्व में कह रहे हैं। अगर ये ज़्यादा है तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम है। तो भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें क्या मिल गई, साथ में मिल गई। अभी मैं इसको स्लैश करके ऑब्लिक में डाल रही थी। अब क्या था, 1970 के दशक में ये दोनों क्या मिल गई, साथ में। ठीक है, मतलब एक तरफ तो क्या था, हाई इन्फ्लेशन थी, हाई राइज इन प्राइसेस, और दूसरी तरफ क्या था, फॉलिंग प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार गिर रहा था, यानी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक क्या था, अगर इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन नहीं। लेकिन क्या हुआ 1970 के अंदर, हाई इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन बन रहा था, यानी साथ में थी किसके साथ, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व क्या हो गया, फेल, क्योंकि वो तो कह रहा था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनके बीच में ट्रेड ऑफ है, ये होगी तो ये नहीं है, ये होगी तो ये नहीं है, मतलब इसको कंट्रोल करने जाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, इसको कंट्रोल करने जाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ट्रेड ऑफ नहीं बल्कि ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने लगे। ठीक है, तो ये था फेलियर, यानी कि अब जो हम
मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के जिन कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे थे अभी तक, यहाँ तक इस 1970s तक जो बात कर रहे थे कि भाई हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना, ये सब चीज़ें फेल हो गई क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी रहेगा और साथ के साथ ऐसा नहीं होगा कि रोज़गार बढ़ेगा बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो फिर ये चीज़ें क्या हो गई, और यही स्टैगफ्लेशन ही कारण थी केन्जियन फ्रेमवर्क के फेलियर का भी। केन्जियन फ्रेमवर्क के फेलियर का भी यही रीज़न थी। तो ये फेलियर ऑफ फिलिप्स कर्व भी आप इसको कह सकते हैं, फेलियर ऑफ केन्जियन थॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है, एक ऐसी स्थिति है जब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, एक तरफ तो कीमतें तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, कीमतों में हम सिर्फ वस्तुओं की कीमतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेजेस की भी बात कर रहे हैं, वेज रेट ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ के साथ ऐसा नहीं है कि इसके साथ लोगों को रोज़गार मिल रहा हो, नहीं, इसके साथ ही कीमतें भी बढ़ रही हैं, मजदूरी दर भी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही क्या हो रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है। ठीक है, और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी घट रहा है, यानी बेरोज़गारी बढ़ रही है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो फर्में हैं वो अपना माल नहीं बेच पा रही हैं, वो अपना माल बेचने में असमर्थ हैं। तो इसलिए जब उनका माल ही नहीं बिक रहा तो वो क्या नहीं कर रही हैं, डिमांड नहीं कर रही हैं, मतलब लोगों को रोज़गार नहीं दे रही हैं, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी किसकी, स्टैगफ्लेशन की। तो स्टैगफ्लेशन को एक और नाम दिया गया मंदीस्फीति। मंदीस्फीति, ठीक है, पहले क्या था, मंदी और स्फीति अलग अलग मतलब परिस्थितियां थी। मंदी के अंदर विस्फीति या अस्फीति होती थी, लेकिन मंदी और स्फीति साथ आ गई। तो मतलब एक तरफ तो मंदी यानी कि क्या हो रहा है, रोज़गार घट रहा है, ठीक है, उत्पादन घट रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, मुद्रास्फीति यानी कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जो स्टैगफ्लेशन है उसे क्या कहा जाता है, उसे मंदीस्फीति भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के ही जो गुण हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ी ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी। आजकल ये जो परिस्थितियाँ हैं वो अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जहाँ एक तरफ रोज़गार घट रहा है, कीमतें रोज़गार घट रहा है, उत्पादन घट रहा है, और साथ के साथ कीमतें बढ़ रही हैं। अगर वर्तमान में हम अपने अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हमें भी देखने को मिल रही हैं। बहुत तेज़ी से सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, मतलब दोनों ही हाई रेट पर हैं, बेरोज़गारी भी और साथ के साथ स्फीति भी। तो ये इस समय की एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है मंदीस्फीति की, यानी स्टैगफ्लेशन की। अब कारण कौन कौन से हैं स्टैगफ्लेशन के, उनके ऊपर हम बड़े शॉर्ट में जो है इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट पॉइंट के अंदर मैं बात करने वाली हूँ इसके बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और डिटेल में अगर किसी की क्वेरी होगी इनके बारे में तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो स्टैगफ्लेशन का कारण क्या रहा कि एक्सेस या ओवर मनी सप्लाई, इकॉनमी ने मनी सप्लाई रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कर दी, तो वो जो है ओबियसली मनी सप्लाई ज़्यादा मुद्रास्फीति लेकर के आ जाती है। क्रेडिट क्रिएशन, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसने साख निर्माण बहुत ज़्यादा दिया, लोन्स और वो क्रेडिट क्रिएशन का, साख निर्माण का काम, ये भी एक्सेस हो गया जिसने डिमांड इंक्रीज़ की। ठीक है, एक बार डिमांड इंक्रीज़ होने पर क्या हुआ कि जो है इन्फ्लेशन आई, लेकिन क्योंकि जो बिना बिका भी अगर बच रहा है तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन, फ्यूचर में फिर प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ हो जाती हैं। इंक्रीज़ इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कहा कि एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसके लिए फिर हम क्या करें, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। ये ना एक बड़ी ज़बरदस्त टूल होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, एक भी जो है गलत
अगर हम इसको यूज़ कर जाते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को, तो जो हम सोच रहे हैं करने के उसके अपोजिट रिजल्ट हो जाते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हमने सही नहीं लगाया ना, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। उसको उसकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही जो है मतलब एक तरह से अपोजिट, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकता है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने बढ़ा ली, हमने बहुत ज़्यादा डिमांड जो है प्रोडक्शन कर दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे थे, डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है बहुत ज़्यादा। अब वो क्या फिर से क्या हो गया, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया। एक्सेस प्रोडक्शन, डिमांड उतनी है नहीं क्योंकि लोगों जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब उससे क्या हो गया, वो एक्सेस प्रोडक्शन, बिकेगा नहीं, तो फिर से वही सिचुएशन बन गई। जब बिकेगा नहीं तो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, कम होता चला जाएगा। नेचुरल काजेस, कई बार जो है प्राकृतिक कारण जैसे कि बाढ़, आपदा, तूफान, इनकी वजह से भी जो है प्रोडक्शन घट जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इंक्रीज्ड वेज रेट प्रेशर, मतलब हालांकि अगर कहीं पर किसी इकॉनमी के अंदर जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है और मतलब कि वेज रेट तो आप घटा ही नहीं सकते, या वो बढ़ रही हैं, वो प्रेशर है, या जो यूनियंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पर वो अपनी वेजेस जो है स्ट्रॉन्गली बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो डिमांड है वो उतनी नहीं है, तो प्रोडक्ट जो है वो कारखानों के अंदर बिना बिका पड़ा रहता है। तो उससे क्या होगा कि उनके पास फ्यूचर में क्या होगा, एक्सेस प्रोडक्शन होगा, बिना बिका माल होगा, वो रहेगा। तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट होगा कि नेक्स्ट टाइम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो लेबरर्स हैं उनकी डिमांड नहीं रहेगी। एंड इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल की कीमतें, क्योंकि किसी भी इकॉनमी के अंदर जो हमारा सारा जो सिस्टम है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको चलाने के लिए चाहिए होता है। अगर ये एक तरह से रॉ मटेरियल है हमारा, और अगर रॉ मटेरियल हमारा महंगा हो जाता है तो उसका सीधा सा इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। तो ये कुछ कारण हैं, इनमें से कोई भी एक कारण, अकेला कारण जो है वो स्टैगफ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये सभी चीज़ें ही कहीं ना कहीं जो है कंट्रीब्यूट करती हैं जिसकी वजह से किसी इकॉनमी के अंदर स्टैगफ्लेशन आती है। इनमें ये एक बड़ा वो रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल रहता है मैटर, कि इसको हमें बहुत जो है सावधानी से इस्तेमाल करना होता है कि क्या सही पॉलिसी रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।